नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड विद यानी के इस एपिसोड में। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम देखने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में। तो ये वाला प्रॉब्लम जो हम देखने वाले ये मैंने ऑलरेडी कोड कर दिया अपने इंग्लिश वाले चैनल पे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 3 लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जो कोड राइटिंग पार्ट होती है, जो लाइव कोडिंग होती है, वो मैं इंग्लिश चैनल में कर देता हूँ। तो उसी कोड को मैं हिंदी और तमिल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो बार बार कोड लिखने से मेरे को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है और आपको भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस सेम टू सेम होने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो प्रॉब्लम मैंने लिखा है ये कैसे लिखा है, कैसे अप्रोच किया गया इसको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो पे चलते हैं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं एक दुकान में जाता हूँ और एक शॉपकीपर को बोलता हूँ कि भाई मेरे को 5 चॉकलेट चाहिए। तो वो क्या करता है, वो एक कंडीशन रखता है। वो बोलता है कि देखो मेरे पास एक बास्केट है जिसमें बस 5 चॉकलेट मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये 5 चॉकलेट इस पर रख दूंगा एक एक करके, और जैसे ही मैं 5 चॉकलेट रखूँगा उसके बाद तुम एक एक उठा के खाना शुरू करोगे, ठीक है, बात बराबर। तो वो क्या करता है, एक एक करके चॉकलेट्स को बास्केट पे रखता है और तब तक मैं वेट करता हूँ। जैसे ही वो बास्केट पे 5 चॉकलेट रख देता है वो मेरे को बोलता है और मैं एक एक करके उसको कंज्यूम करता हूँ। अब ये बात भी रहती है कि जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ चॉकलेट्स को, तो वो दूसरे चॉकलेट उसमें नहीं रखता है। जब तक मैं सारे के सारे चॉकलेट्स बास्केट से नहीं ले लेता हूँ तब तक के लिए वो प्रोड्यूस करके नहीं रखेगा अंदर। तो जैसे ही वो बास्केट एम्प्टी हो जाएगा मैं उसको बोलूँगा कि भाई देखो मैंने सारे खा लिए हैं, तो उसके बाद वो वापस चॉकलेट्स रखना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे और शॉपकीपर के बीच में एक तरह का डीलिंग है, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई देखो जैसे बास्केट फिल होता है तुम ले लेना, जैसे ही एम्प्टी हो जाए मेरे को बता देना। तो यही कॉन्सेप्ट हम मल्टी थ्रेडिंग में भी देखते हैं और इसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ पे शॉपकीपर और मैं मान लो 2 थ्रेड्स हैं, तो और चॉकलेट्स कुछ समझ लो कुछ इंटीजर्स हैं। तो एक लिस्ट में मैं 5 इंटीजर डालता हूँ और वो प्रोड्यूसर का काम होता है 5 इंटीजर्स को लिस्ट में डालना। कंज्यूमर का काम होता है कि वो 5 इंटीजर्स को लिस्ट से बाहर निकालना और कुछ प्रोसेसिंग उस पर करना। जैसे ही वो 5 इंटीजर्स पे प्रोसेस कर देगा उसके बाद वो प्रोड्यूसर को बताएगा कि भाई देखो मैंने 5 इंटीजर्स उठा लिए, लिस्ट एम्प्टी हो गया, अब तुम उस पर वापस डाल सकते हो। तो इसको ही हम कोडिंग स्टाइल पे भी लिख सकते हैं और इसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बोलते हैं। और इसे जावा में कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले हम क्लास बना लेते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर करके क्लास बनाते हैं और हम वो लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम इंटीजर्स को डालने वाले हैं, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल जो है, मतलब स्टार्टिंग इंटीजर जो है 1 है। तो मैं सबसे पहले 1 को लिस्ट में डालूंगा, फिर 1 को इंक्रीमेंट करूँगा, फिर उसको डालूंगा, फिर उसको इंक्रीमेंट करूँगा, उसको डालूंगा। तो 1 2 3 4 5 सबसे पहले मैं अपने लिस्ट में डाल लूँगा। तो वो डालने वाला पार्ट जो है वो प्रोड्यूस मेथड करेगा। तो प्रोड्यूस मेथड में जैसे ही मैं आता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ किया, सिंक्रोनाइज्ड ऑफ दिस लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही एक थ्रेड इस प्रोड्यूस मेथड को कॉल करता है वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर चले जाता है, तो उस थ्रेड को कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो लॉजिक है वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ही दूसरा थ्रेड इस ब्लॉक के अंदर आ सकता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड एक तरीके से इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो, जब तक तुम वेट या नोटिफाई नहीं कॉल करते हो तब तक ये नहीं मतलब बाहर आएगा इसमें से और ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। कोई इंटरप्शंस आ सकते हैं लेकिन कोई और थ्रेड आके साइमल्टेनियसली इन चीज़ों पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। इसी का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसके बिना आपका प्रॉब्लम अधूरा रह जाएगा। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, सिंक्रोनाइज्ड ऑफ दिस इसलिए क्योंकि दोनों थ्रेड्स किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्लास पे ऑपरेट कर रहे हैं, इस क्लास के इंस्टेंस पे ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस को ही रेफर करता है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि मैं प्रोड्यूस और कंज्यूम मेथड्स जो हैं ये दोनों 2 अलग अलग थ्रेड्स कॉल करेंगे और ये दोनों मेथड्स किसके पार्ट है, इस क्लास के पार्ट है ना। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वेट और नोटिफाई ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, थ्रेड के मेथड नहीं होते हैं। और वो उस ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं जिस पे हम हमारे थ्रेड्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्टली सेम थिंग यहीं पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऑब्जेक्ट से ही हम प्रोड्यूस और कंज्यूम मेथड कॉल कर सकते हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही हम सिंक्रोनाइज्ड रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंक्रोनाइज्ड ऑफ दिस डालने पर ही मतलब इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट पे हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस खोल लो, ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता है। इसके अंदर आप अपना सिंपल सा लॉजिक ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा लॉजिक है कि मैक्स कैपेसिटी 5 रख लो, तो ये वर्चुअल कैपेसिटी मैं रख रहा हूँ लिस्ट के साइज़ के लिए। और मैं बोलता हूँ कि जब तक ये मैक्स कैपेसिटी नहीं रीच होता है ये लिस्ट, तब तक इस पर एक वैल्यू डालो, वैल्यू को प्रिंट करो या क्या मैंने डाला वैल्यू, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। मतलब पहले 1 अंदर जाएगा इसमें, फिर 1 बन जाएगा 2, फिर उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप डाला है क्योंकि मैं ये प्रोग्राम को थोड़ा स्लोली एग्जीक्यूट करने के दिखाना चाहता हूँ। ये नहीं डालूंगा तो बहुत जल्दी कंसोल लॉग आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा।
तो एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए मैंने 1 सेकंड इस प्रोग्राम को पॉज किया है। मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप कुछ टाइम आउट यहाँ पे देते हो तो उस टाइम तक आपका प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन थोड़ा पॉज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड पॉज किया मैंने, फिर उसके बाद वापस प्रोड्यूस कॉल किया, वापस जाएगा, वो देखेगा कि साइज़ मैक्स कैपेसिटी नहीं है तो वापस वैल्यू ऐड करता रहेगा और तब तक ऐड करेगा जब तक वो मैक्स कैपेसिटी ना पहुँच जाए। जब ये साइज़ फाइव से मैच हो जाता है तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा आपका, ओके। एंड ओके, 1 मिनट रुकिए, ls डॉट साइज नॉट इक्वल टू मैक्स कैपेसिटी, हाँ करेक्ट। सो नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि 5 हाँ नॉट इक्वल टू भी आ सकता है, 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे बाहर आएगा, जैसे ही वो इस कंडीशन से बाहर आता है तो वेट कॉल करता है वो। जब वेट हम कॉल करते हैं तो क्या हो जाता है, बेसिकली ये मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट पे ही हम कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं वेट कॉल करता हूँ तो जो थ्रेड ये प्रोड्यूस कॉल कर रहा था वो अपने वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, वो रोक लेगा और बाहर आ जाएगा, अपने आप को रोक लेगा। जैसे ही वो वेट में जाता है तो दूसरा थ्रेड जो होता है, जो कंज्यूमर थ्रेड है, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो ऑलरेडी स्टार्टेड स्टेट में था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर बैठा। जो भी सिंक्रोनाइज्ड ऑफ दिस के अंदर होता है वही मतलब एक्टिव रहता है एट टाइम। तो कंज्यूम जब कॉल होता है तो उस पर भी हमने सिंक्रोनाइजेशन लगा रखा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो थ्रेड जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम लोग उसमें से एक एक करके एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हैं और वो प्रिंट कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं प्रोग्राम को स्लो कर रहा हूँ इधर, थोड़ा थ्रेड डॉट स्लीप डाल के फिर वापस कंज्यूम कर रहा हूँ। तो कंज्यूम बार बार कॉल होता है जब तक सारे एलिमेंट लिस्ट के एम्प्टी ना हो जाए बाहर निकलने के लिए। तो रिमूव फर्स्ट आपके लिए एक एलिमेंट बाहर निकाल के देगा। तो अगर 1 2 3 है तो 1 पहले आएगा, फिर दूसरी बार कॉल करोगे 2 आएगा, तीसरी बार कॉल करोगे 3 आएगा। तो आफ्टर दैट लिस्ट तो एम्प्टी हो जाता है, तो ये कंडीशन लिस्ट डॉट इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे नॉट चेक कर रहे हैं हम लोग, नॉट ऑफ लिस्ट एम्प्टी। यहाँ पे आके नोटिफाई कॉल हो जाएगा और जैसे ही नोटिफाई कॉल होता है ये जो थ्रेड जो वेटिंग में गया था वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा और वापस से वो चेक करेगा कि देखो मैक्स कैपेसिटी है कि नहीं है, तो फिर ऐड करो, इंक्रीमेंट करो, स्लीप करो, प्रोड्यूस करते रहो। तो ये है कम्युनिकेशन दो थ्रेड्स के बीच में जो प्रोड्यूस और कंज्यूम को कॉल करने वाले हैं, ये वेट और ये नोटिफाई, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऑब्जेक्ट से ही कॉल किए जा रहे हैं, वेट और नोटिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 थ्रेड बनाए, थ्रेड स्पेस t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड ऑफ। ये तरीका होता है अनोनिमस क्लास इंस्टेंसिएशन के बारे में। अगर आप ये नहीं जाना तो आप जावा में देख सकते हो, अनोनिमस क्लासेस ऐसे ही बनते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये रनएबल जो इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंट करते हुए मैंने क्लास नहीं लिखा है, बल्कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ही डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया न्यू रनएबल। तो ऐसे जब मैं करता हूँ तो मुझे JVM फोर्स करता है इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। तो यहाँ पे मैं पब्लिक वाइड रन को यहीं पे ओवरराइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बिना क्लास बनाए ही मैंने डायरेक्टली रनएबल को इंस्टेंशिएट कर दिया है। और जैसे ही मैं ये करता हूँ तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कैच के अंदर प्रोड्यूसर डॉट प्रोड्यूस कॉल कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोड्यूसर थ्रेड बन गया। सेम वे ये मेरा कंज्यूमर थ्रेड बन गया जो कंज्यूम कॉल करता है। ट्राई कैच के अंदर इसलिए क्योंकि इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो हो सकते हैं। जहाँ जहाँ आप स्लीप और वेट वगैरह यूज़ करते हो वहाँ पे इंटरप्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हमें इन्फोर्स किया गया है चेक्ड एक्सेप्शन देके, देखो भाई इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कॉल करने पे, तो प्रोड्यूसर कंज्यूम कॉल करने में, तो उसको हैंडल किया जा सके। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली कुछ हैंडलिंग लिखा है, यहाँ तो बस वापस थ्रो कर रहे हैं, बट आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। और अगर आपको देखना है तो एक बार ये वापस पॉज करके आराम से देख सकते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो का लेंथ ना बढ़े इसलिए मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो पे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।